जंग साहब, एक चीज जैसे आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में अभी स्पॉयलर्स के किरदार की बात की, तो ये इसराइल और मामला ये सारा का सारा कहाँ स्टैंड करता है? ऑब्वियसली दे नॉट पार्ट ऑफ दिस एमओयू। गो के ईरान का मानना है कि ये एमओयू में तमाम तर शिकें ईरान की फेवर में हैं। अमेरिका कह रहा है कि जी ये हमारी विन है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मजबूर होकर ईरान ने ये सब कुछ किया, जो सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन द मेन स्पॉइलर इज इजराइल। वी नो इट फॉर अ फैक्ट, और वो इस सब का हिस्सा नहीं है। और अमेरिका की नाराजगी के बावजूद वो एक वाज़ेह पैगाम दे रहा है बार बार स्ट्राइक्स करके कि उसको इस एमओयू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो करना है वो ये जारी रखेगा। सो अब इसराइल को किससे कंट्रोल कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। देखिए अरसलान, ये तो एक रियलिटी है कि इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में धौंसा, और एक पीस प्रोसेस जारी था, टॉक्स हो रही थी। जब वो कंक्लूजन पे पहुंचने लगी तो इसराइल ने अटैक कर दिया। सो वर्चुअली एक फेट अकम्पली दी इसराइल ने अमेरिका को, और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं थी बट टू एंटर द वॉर। ये भी एक रियलिटी है कि वॉर बहुत बुरे तरीके से बैकफायर हुई है, ना वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके हैं, बल्कि ईरान ने सुपीरियर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हुए एक तो जंगी फेज में उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, और दूसरा ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके उसने इस बायलैटरल वॉर को ओवरऑल दुनिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर दिया। ये वो एक इशू था जिसके लिए अमेरिका के लिए क्रिटिकल था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नॉर्मलसी आए, और जो जल्दी थी और हेज थी वो अमेरिका के पार्ट पे थी कि जल्दी एमओयू हो, रादर देन ईरानियंस के पार्ट पे। ईरानियंस ने बहुत आई वुड से कि रिजॉल्व डिस्प्ले किया। उन्होंने किसी डराने धमकाने में नहीं आए, और उन्होंने अपने टाइम के ऊपर ये सारा कुछ किया। सो हैविंग सेड दैट, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, यूएस के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हैं। इसराइल एक वो ग्लोबल बुली है जो कि इस वक्त क्रिएटर को आंखें निकाल रहा है, लेकिन यह है कि इसराइल का सर्वाइवल भी यूएस की सपोर्ट के बगैर बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए अल्टीमेटली इसराइल विल हैव टू कम ऑन द बोर्ड। वो इस वक्त तो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका इज अ सुपर पावर, इसराइल उसका एक स्मॉलर फिडल है जिसके कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स है मिडल ईस्ट के विज़ावी। तो इसलिए इसराइल को एट इट्स ओन सारा कुछ करना ये मुमकिन नहीं होगा। इसराइल अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर चुका है, दैट इज अपनी पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी को एनहांस करने का, एक्सपेंड करने का। बाकी इसी गांव में कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो कुछ और कर ले, लेकिन हमें जो रियलिस्टिकली ये एंटिसिपेट करना और एक्सपेक्ट करना है कि कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई जीरो पे नहीं जाएगी। चाहे मतलब जब ये जो 60 डेज है इसमें थोड़ा बहुत जो एब्रेशंस हैं, थोड़ी बहुत वायलेशंस होती रहेंगी, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली आई एम श्योर कि ये 60 डेज के बाद इनका कोई ना कोई एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जन साहब, जो लेबनान का मामला है उस पे तो को 25 किलोमीटर तक का इलाका कब्जे में ले लेने की बात है, मुसलसल स्ट्राइक्स करने की बात है, एंड दैट दिस इज नॉट बीइंग स्टॉप्ड। और इस पे ईरान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजें देख रहे हैं। जिस तरह अभी शराज साहब ने भी फरमाया कि वो जंगबंदी है तमाम फ्रंट्स पर जहां जहां जंग लड़ी जा रही है। लेबनान की वजह से ही सीज फायर के बावजूद कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि ईरान ने मिसाइल दाग दिए थे इसराइल पर, जब अचानक फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक भी की और फिर इसराइल ने भी जवाब दिया। तो ये सिलसिला किस तरह से रुकेगा? लेबनान को तो वो वहां पर मामलात रोकने के लिए तैयार नहीं है। कल तक के जो फिगर्स थे मेरे पास, उसमें तकरीबन आप कह लें 30 से जायद चाहतें थी इन स्ट्राइक्स के जरिए जो लेबनान में हुई हैं, एंड दिस इज अ बिग नंबर। तो ये किस तरह रुकेगा? क्वेश्चन फॉर मी? जी जी यस जी। सर। देखिए अरसलान, दो चीजें नजर आती हैं। एक तरफ तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक्सप्लॉइटेबल है, कुछ ऐसे लेवरेजेस नेतन्याहू के हाथ में हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट करते हुए मजबूर कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को वो कुछ करने के लिए जो वो नहीं करना चाह रहे। जून 25 की जंग में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फाउल लैंग्वेज यूज की थी अगेंस्ट इसराइल, अभी भी उन्होंने की है। बाकी भी कई लीडर्स हैं जिन्होंने, अमेरिकन लीडर्स, उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो बैशिंग की है इसराइल की। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अब इसमें देखिए इसराइल ने बहुत स्मार्टली, मैं ये कहूंगा कि अगर अमेरिका ने सब कुछ मोस्टली लूज किया है इस जंग में, मेरी असेसमेंट में, तो इसराइल ने लॉसेस के साथ साथ कुछ गेन भी किया है।
इसराइल ने थ्रू आउट कोशिश की है कि वो अपने पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी को एनहांस करे। उसने ये जो इलाका जो है वो लेबनान का लिया है, सदर्न लेबनान का, बेसिक पर्पस इसका यही है कि एक बफर जोन टाइप बन जाए और अपने एरिया को और ज्यादा वो एक्सपैंड करे। वो उसने डेफिनेटली अचीव किया है। लेकिन इस जंग की सूरत में या इसके कंक्लूजन में जो वो बड़े ख्वाब देख रहा था, ग्रेटर इसराइल, कि मैं ईरान को सबड्यू करके तो फिर मेरी हर लिहाज से देयर इज नथिंग स्टॉपिंग मी, वो मेरी असेसमेंट में बहुत, वो जो है वो तो इट कैन ओनली बी अ ड्रीम नाउ, शायद वो इतनी आसानी से ना हो सके। बाकी चूंकि इसराइल को अमेरिका ने ही कंट्रोल करना है, अमेरिका के लिए मजबूरी है कि इस जंग को रोका जाए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के कॉन्टेक्स्ट में। सो इसलिए अमेरिका के पास ही लेवरेजेस हैं कि वो इसराइल को ऑन बोर्ड लें। और जब ये नेगोशिएशंस हुई हैं तो उस वक्त भी यही था कि अमेरिका चूंकि बड़ा पार्टनर है इस जंग का, दूसरी तरफ ईरान है, इसराइल जो है वो छोटा पार्टनर है, तो अमेरिका का ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इसराइल को ओपन करे। सेकेंडली मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि ईरान वाहिद वो मुस्लिम मुल्क है जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक इंटरेस्ट है, मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट हैं, उनके लिए कोशिश कर रहा है, ना कि सेक्टेरियन इंटरेस्ट के। अब जो गाजा का इशू है, पैलेस्टाइन का इशू है, इसमें कोई ऐसा शिया सुन्नी का वो इशू नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड को ओवरऑल इम्पैक्ट करती हैं। सो ये दो ही रास्ते हैं, या तो ये कि इसराइल को ऐसी पनिशमेंट मिले कि वो सीधी राह पे आए, या फिर ये कि अमेरिका अपने लेवरेजेस को यूज करते हुए इसराइल को ओपन करे।